हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रिफंड अंडर कस्टम्स। शुरू कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रिफंड अंडर कस्टम्स। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो एंड तक देखना है। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। स्टडी मैट के इलिस्ट्रेशन प्लस टेस्ट योर नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान चैप्टर है। पर पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। तो हम कुछ भी प्रिडिक्शन बेसिस पे काम नहीं करेंगे कि ये आ सकता है पेपर में, वो आ सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रही हैं हमेशा, वो साथ साथ में मैं जरूर बताता चलूंगा कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलिवेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें हमने जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो रेलिवेंट नहीं हो सकती। हम उनको भी कॉन्सेप्ट्स को जरूर पढ़ के जाएंगे, ताकि इन एनी केस अगर वहां से क्वेश्चन बनता है तो हम उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाए। ठीक है, नवंबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही थी लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डीप कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मैट अमेंडेड वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रिफंड अंडर कस्टम्स। बिल्कुल आसान है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ा देंगे, ठीक है ना। और रिफंड अंडर जीएसटी, तो जीएसटी के रिफंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कस्टम्स के रिफंड की। देखिए, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो मैं एक इंपोर्टर हूं, ठीक है ना। और मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उस पर मैंने जो है कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी पे की, ठीक है ना। और इंपोर्ट ड्यूटी जितनी मेरी बनती थी एक्चुअल में मैंने उससे ज़्यादा पे कर दी। तो मैं इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेस मैंने पे की है ड्यूटी, मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर ये बात बोलता है कि आप रिफंड के बारे में, यानी रिफंड मतलब जो ड्यूटी आपने पे की है वो वापिस लेना, यानी रिफंड करना। ठीक है ना। ओके, चलिए ठीक है। ये तो होगा पॉइंट। अब यही पॉइंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बता रखा है। इंट्रोडक्शन एग्जाम के मकसद से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ इसमें ये बता रखा है कि रिफंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कस्टम के अंदर। तो रिफंड का मतलब है जो इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी मैंने पे की है, ठीक है ना, वो मैंने क्या पे कर दी है, एक्सेस पे कर दी है एक्चुअल में जितनी बन रही थी। ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो भी एक्सेस है मैं उसको क्या कर सकता हूं, रिफंड क्लेम कर सकता हूं, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही बात यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बोल रखी है। तो ये तो बिल्कुल एग्जाम के लिए रेलिवेंट है ही नहीं, है ना। अब आगे चलते हैं, और एग्जाम के लिए क्या क्या रेलिवेंट है वो मैं साथ में सब कुछ आपको लिख रख के दे रखा है। इतने शानदार नोट्स बना रखे हैं ना, एक एक चीज मैंने लिख के दे रखी है दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे सेक्शन 27। सेक्शन 27 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बन सकते हैं, ठीक है ना। प्लस में यहाँ पर एमसीक्यू भी इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या कहता है दोस्तों। अब मान लो कि मैंने एक्सेस ड्यूटी पे कर दी है, या वट एवर जो भी रीजन रहा हो, मेरी अब मेरे को ना रिफंड के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन के ऊपर ही हमें बात करनी है पूरी की पूरी। क्या कि अगर मुझे रिफंड के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहला सवाल उठता है कि कौन कौन लोग हैं जो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, दो लोग हैं जो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन? एक तो वो व्यक्ति, ठीक है ना, जिसने, ठीक है, कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह एक्सेस में पे की है, जैसे कि मैं हूं। तो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी अगर एक्स्ट्रा पे की है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है ना। दूसरा, वो व्यक्ति, ठीक है ना, जिसको मैंने पास ऑन कर दिया, यानी कि परचेजर जो रहा होगा, जिसको मैंने, ठीक है ना, उसका बर्डन पास कर दिया जिस व्यक्ति को, तो वो भी अप्लाई कर सकता। हु बॉर्न द इंसिडेंस ऑफ सच ड्यूटी। आई होप क्लियर, आपको समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया यहाँ पे, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, खाली नॉलेज मकसद से, लेकिन आए पेपर में तो हम अब आराम से बता सकते हैं। दूसरी जो चीज है जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना, वो क्या है दोस्तों,
कि अगर रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगानी है तो रिफंड के एप्लीकेशन लगाने का टाइम क्या होता है। तो दोस्तों मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 1 साल का टाइम होता है, ठीक है ना, 1 साल के टाइम, ठीक है ना, यानी कि जब आप पेमेंट करते हैं ड्यूटी की, यानी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी जब आपने पे की है तो 1 साल का टाइम आप मिलेगा, ठीक है ना, 1 साल एक्सपायर होने से पहले पहले, ठीक है ना, आप क्या है जब आपने ड्यूटी पे की वहां से 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो रिफंड के लिए। आई होप क्लियर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ केसेस हैं वहां पर हम देखने वाले हैं कि ये जो कंप्यूटेशन कैसे होगा, यानी कि 1 साल कहां से लेंगे हम लोग, यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड कहां से लेने वाले हैं। दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एज पर थ्योरेटिकली ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर 3 सिचुएशन दे रखी है स्टडी मैट के अंदर, ठीक है ना, 1, 2 और नीचे एक दे रखी है 3। तो यहां पर 3 केसेस दे रखे हैं जिसमें बता रखा है कि 1 साल का टाइम पीरियड ये तीनों केसेस में अलग अलग कहां से हमें लेना है। अगर यहां पर ड्यूटी जो पे की गई है अगर वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है किसी स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, ठीक है ना, अगर कोई स्पेशल ऑर्डर पास किया गया है और उस स्पेशल ऑर्डर से क्या किया है, ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो 1 साल कहां से लेंगे दोस्तों, डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है ना, वो ऑर्डर जिस डेट को इशू किया वहां से 1 साल हम काउंट करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन अगर रिफंड ऑफ ड्यूटी जो है, ठीक है ना, ऑर्डर कोर्ट के द्वारा है या किसी तरीके का कोई जजमेंट है, ठीक है ना, या कोई ऑर्डर है अपीलेंट अथॉरिटी के द्वारा या अपीलेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है ना, तो उस केस में अगर रिफंड बताया गया है ऑर्डर के द्वारा, ठीक है ना, कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपका रिफंड ड्यूटी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो कब से लेंगे, तो डेट ऑफ सच ऑर्डर या सच जजमेंट या डायरेक्शन या डिक्री वटेवर जो भी इसमें लिख रखा है, क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं, अगर प्रोविजनल ड्यूटी पे की गई है, प्रोविजनल पेमेंट की गई है ड्यूटी की, ठीक है, अंडर सेक्शन 18, तो क्या है, तो यहां पर क्या क्लियरली लिख रखा है, ठीक है ना, कि जो भी डेट रही है, ठीक है ना, जो एडजस्टमेंट ड्यूटी की जो भी ड्यूटी की एडजस्टमेंट की है, यानी डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट, यानी फाइनल एडजस्टमेंट, फाइनल असेसमेंट के बाद एक तो होता है प्रोविजनल असेसमेंट, एक फाइनल असेसमेंट, तो जो भी एडजस्टमेंट हुई होगी, ठीक है ना, वहां से डेट ले लेंगे। और दूसरा, इन केस ऑफ री असेसमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ सच री असेसमेंट, अगर री असेसमेंट का केस है तो री असेसमेंट की जो डेट है वहां से ले लेंगे। ये तीनों के तीनों केस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे जाते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो एमसीक्यू पर्पस से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो क्या है कि जो 1 साल का टाइम पीरियड की बात की है हमने कि 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए, लेकिन ये टाइम पीरियड दोस्तों इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर कोई भी टाइम पीरियड की लिमिट नहीं है। प्रोटेस्ट के केस में नो लिमिटेशन इन केस ऑफ ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट, ठीक है ना, इस केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है ना, ये बात यहां पर लिख रखी है। लिमिटेशन ऑफ 1 ईयर शैल नॉट अप्लाई वेयर एनी ड्यूटी इंटरेस्ट हैज बीन पेड अंडर द प्रोटेस्ट, क्लियर है। एक और क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है और वो भी हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड क्या होना चाहिए, मतलब कम से कम कितना रिफंड बनना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, अगर आपका रिफंड का अमाउंट 100 रुपीज है या उससे ज्यादा है तो ही आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपका रिफंड का जो अमाउंट है, ठीक है ना, वो लेस देन 100 है तो फिर आपको रिफंड वगैरह कुछ मिलने वाला नहीं है। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। अब हम पॉइंट नंबर 3 चलने से पहले इसके जितने भी क्वेश्चंस है जहां जहां पे दे रखे हैं वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। चलिए, मुझे तो कूड़ा फेंकना था, कूड़ा नहीं फेंक पाऊंगा क्योंकि लेक्चर ले रहा हूं, है ना। नीचे आ गए भाई कूड़े वाले, सुन लो थोड़ी देर। देखो कूड़े वाले आ गए ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं, कूड़ा बाद में फेंकना पड़ेगा इसका मतलब, है ना। चलिए, अब यहां पे सेक्शन 27 के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये है। स्टडी मैट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है और उसमें क्या आंसर लिखना है इस क्वेश्चन से मैं वो भी डिस्कस करूंगा। पहले स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 दिखा देता हूं जो मैंने पढ़ा है, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं दोस्तों। ये रहा स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1, क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन। ये कंप्यूटेशन वाला पॉइंट है दोस्तों। 1 साल का टाइम पीरियड कहां से लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन फॉर सबमिशन ऑफ रिफंड, ठीक है ना। ये कंप्यूटेशन वाला मैंने ऊपर कराया था आपको, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या लिखना है इसके अंदर और यहां पर वापिस क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। यहां से आप पूरा का पूरा ये कंटिन्यू यहां तक ये लिख के, ठीक है ना। और इसके बाद जो है कंप्यूटेशन का पॉइंट, ये रहा कंप्यूटेशन, ठीक है ना। ये रहा कंप्यूटेशन। 1 साल कहां से लेंगे, ये तीनों के तीनों केसेस आप चिपका देना, ठीक है ना। बस आंसर बन गया, बात खत्म, क्लियर है।
ओके, तो पहला क्वेश्चन यहां पर डन। अब आगे और देखते हैं कि क्या इसके अंदर और कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं। और एक स्टडी मैट का एक और क्वेश्चन है जो कि इस पॉइंट के ऊपर दे रखा है, स्टडी मैट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों स्टडी मैट का। तो चलते हैं स्टडी मैट के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमने पढ़ाई की है उसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मिनिमम मॉनेटरी लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर द कस्टम लॉ बिलो विच नो रिफंड शैल बी ग्रांटेड। तो मैंने आपको बताया था 100 रुपीज और उससे मोर होना चाहिए। अगर लेस देन 100 रुपीज है, ठीक है ना, तो फिर यहां पर अच्छा एक चीज और चेक कर सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ 100 रुपीज और मोर होगा तो रिफंड मिलेगा। ठीक है ना, यानी 100 रुपीज है तो भी मिल जाएगा। ठीक है ना, 100 रुपीज से लेस है, लेस देन 100 रुपीज है, देन आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये वर्डिंग आप थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि 100 रुपीज एग्जैक्ट 100 रुपीज पे वो चेक कर सकता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन के ऊपर, और ये देखिए यहाँ क्लियरली लिख रखा है कि मिनिमम रिफंड का अमाउंट कितना होना चाहिए। 100 रुपीज भी हो सकता है या उससे ज्यादा होगा तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 100 रुपीज से लेस देन 100 रुपीज है, यानी 99 रुपीज है या उससे कम है, तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन दे रखा है और ये भी हो गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, और अब इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन है नहीं, है ना। चलिए, तो यहां पर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया दोस्तों, है ना। और इसके अलावा स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और अब हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन 27 हमने पढ़ा अभी अभी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 27 सब सेक्शन 2, प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम। इसका मतलब है जो रिफंड है, ठीक है ना, उसकी क्या प्रोसेस है, किस तरीके से रिफंड मिलता है। तो मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें पहले बता देता हूं आपको, ठीक है ना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। प्रोसेसिंग और रिफंड क्लेम का मतलब ये है दोस्तों, मान लो मैं एक इंपोर्टर हूं और मेरी जो है एक्सेस ड्यूटी पे कर रखी थी और मेरा रिफंड के लिए मैंने अप्लाई कर दी। अब डिपार्टमेंट उस रिफंड जब देगा डिपार्टमेंट, तो क्या करेगा, एक अकाउंट होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ठीक है ना, डिपार्टमेंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड करके एक फंड होता है, उसके अंदर मेरा अमाउंट जो है, ठीक है, वहां पर क्रेडिट कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने तो जो परचेजर है सामने वाला, ठीक है ना, उससे ड्यूटी चार्ज कर ही ली होगी, मैंने तो बटन पास कर दिया, इसलिए, है ना, इसलिए इसके अंदर जो है रिफंड डाल देते हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बता रखी है दोस्तों, जिसमें कि यहां पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट ना डाल के जो एप्लीकेंट है, यानी कि मैं, ठीक है ना, मेरे को ही पैसे मिल जाएंगे, ना कि इस अकाउंट के अंदर डालेंगे। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मैंने नीचे लिख भी रखा है। हर एक नोट्स के अंदर इतने अच्छे नोट्स बना रखे मैंने, बहुत टाइम लग रहा है नोट्स बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगे तो लगे, लेकिन एकदम बिल्कुल 100% 100% मैं यहां पर आपको डीपली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, एंड हेल्प के लिए सारे के सारे स्टडी मेट, पूरी स्टडी मेट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ठीक है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों, सारे क्वेश्चन आते होंगे आपको। अब यहां पर क्या बता रखा है, ये कह रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस हैं दोस्तों, ठीक है ना, जहां पर जो रिफंड बनेगा ना, वो रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालने के बजाय डिपार्टमेंट मेरे को ही पे कर देगा। ठीक है ना, इसको हम एक्सेप्शंस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट भी बोल सकते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, बात एक ही है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या लिखा रखा है, एक बार देख लेते हैं। इफ द इंपोर्टर, ठीक है ना, इंपोर्टर जब बोलूं ना, एक्सपोर्टर मतलब है, ये इंपोर्टर की बात के हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सपोर्टर भी ऑब्वियसली बात है, साथ में ही है। इफ इंपोर्टर, मान लो मैं इंपोर्टर हूं दोस्तों, एज द केस में भी हैज नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंस ऑफ सच ड्यूटी, ठीक है, टू एनी अदर पर्सन। मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि जो परचेजर है, मैंने जो है ड्यूटी का बर्डन उसको पास कर दिया। ठीक है ना, अगर ड्यूटी का बर्डन मैंने उसको पास नहीं किया है, ठीक है ना, खुद ही बोर्न किया है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जो एप्लीकेंट है, यानी कि मैं, मेरे को ही मेरा जो रिफंड है मेरे को ही मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है स्टडी मेट का, क्वेश्चन नंबर 12, साथ में वो कर लेंगे। इफ इंपोर्ट्स वर मेड बाई एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज, इसका क्या मतलब हुआ, इंपोर्ट्स आर मेड बाई इंडिविजुअल, मैं तो इंडिविजुअल हूं, एक ही व्यक्ति हूं, है ना। अगर इंडिविजुअल इंपोर्ट करता है, कोई गुड्स मंगाता है, जैसे मैंने किसी कंट्री से कार मंगाई, ठीक है ना, और उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे की है,
ठीक है ना, और कार मंगाई है मैंने पर्सनल यूज के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहां पर क्या है, मेरे को मेरा रिफंड मिल जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 12, एक बार साथ साथ में वो देख लेते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर वैसे 11 तक दे रखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बना रखा है। क्यों? क्योंकि जो पेज नंबर 7.8 है ना आपका स्टडी मेट में, एक ही इलस्ट्रेशन दे रखा है दोस्तों। 11 टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये नए वाला स्टडी मेट है जो मई 25 और नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल है, पुराने वाला नहीं है ये, ठीक है। तो नया है, सब कुछ अमेंडेड है एकदम प्रॉपर तरीके से। हालांकि एक बार कंप्लीट स्टडी मेट जब अपलोड हो जाएगा, उसमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट्स बना के, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप पढ़ते चलो। कस्टम्स में बिल्कुल चेंज नहीं आते हैं, ना के बराबर चेंज होते हैं हमेशा, ठीक है। तो कस्टम्स एज इट इज लगा के चलो आप, है ठीक है ना, पढ़ते चलो, ठीक है ना। जो भी अमेंडमेंट्स होंगी उसके अच्छे से मैं प्रॉपर तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक आप मैं कंटेंट करा रहा हूँ, ठीक है ना। कस्टम्स के अंदर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम में आते हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। छठा एक ये चैप्टर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी के जो चैप्टर बचे हुए वो भी मैं डाल दूंगा, 100% कस्टम्स डाल दूंगा, ताकि आप कुछ भी छोड़ के ना जाए पेपर के लिए, राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 कैसे देखेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 नीचे दे रखा हुआ, एक मिनट रुक जाइए, ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हो सर इलस्ट्रेशन 1, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट योर नॉलेज के दे रखे हैं, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 12 का नाम दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना। ये इलस्ट्रेशन में दे रखा है, मैंने वहां पे पेज नंबर भी लिख रखा है। इलस्ट्रेशन एक इलस्ट्रेशन है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये कहता है स्टेट द ब्रीफली विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 of the Custom Act 1962 whether the principle of unjust enrichment will apply in case of refund of excess paid duty on car imported for personal use। तो यही मैंने आपको बताया था अभी, रिफंड ऑफ एक्सेस, ठीक है ना, अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है ना। ये तो अनजस्ट एनरिचमेंट का एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग, मैंने ये भी बताया था आपको साथ में कि अनजस्ट एनरिचमेंट के एक्सेप्शंस भी यही होते हैं। अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने कोई कार परचेज की है एंड उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, ठीक है, और मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं, और कार आई एम गोइंग टू यूज दैट कार फॉर पर्सनल यूज, तो इट मीन्स दैट वो इंपोर्ट ड्यूटी मेरे को ही मिलेगी, एप्लीकेंट को मिल जाएगी, उसको ठीक है ना क्रेडिट नहीं करेंगे। कौन से अकाउंट में? जो मैंने आपको बताया था कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बातें लिख रखी हैं, तो ये पढ़ते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विल नॉट अप्लाई, ये नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना, टू द रिफंड। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के अंदर क्या होता है ना कि अमाउंट मुझको ना मिलके, एप्लीकेंट को ना मिलके, वो जो फंड है ना, जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड, उसमें क्रेडिट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब इसका। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विल नॉट अप्लाई टू रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑन कार इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज इन केस ऑफ इंपोर्ट मेड, इन केस ऑफ, नीचे आप चलते हैं और आगे कहता है इन केस ऑफ इंपोर्ट मेड बाय एन इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूं, फॉर हिज पर्सनल यूज, रिफंड शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ठीक है ना, बल्कि एप्लीकेंट को पे हो जाएगा। यही मैंने आपको बता दिया, आई होप क्लियर है। वापिस अपने कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ए बी 2 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए। ये मैं कौन से केसेस पढ़ा रहा हूं? मैं वे केसेस पढ़ा रहा हूं दोस्तों जिसके अंदर एप्लीकेंट जो होता है, ठीक है ना, उसको ही उसका रिफंड मिल जाएगा, ना कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपार्टमेंट क्रेडिट करेगा। कौन कौन से केसेस है वही पढ़ा रहा हूं। केस नंबर 3, इफ द बायर, ठीक है ना, बायर हु हैज बोर्न द ड्यूटी एंड इंटरेस्ट हैज नॉट पास्ड ऑन इंसिडेंट्स ऑफ सच, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है ना, याद होता आपको कि कौन कौन लोग होते हैं जो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 2, एक तो मैं कर सकता हूं, मैं एप्लीकेंट हूं, एक वो व्यक्ति, ठीक है ना, जो बायर है, ठीक है ना, बायर मतलब जिसको मैंने ड्यूटी पास कर दी होगी। तो जो बायर है दोस्तों, ठीक है ना, जो परचेजर है, उसने भी ऐसा ना हो कि उसने कहीं और आगे, ठीक है ना, ड्यूटी को क्या कर दिया है, इंसिडेंट को क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया, ऐसा ना हो किसी और व्यक्ति को। तो अगर ऐसा तो फिर बायर को भी उसको क्या मिल जाएगा, जो भी उसकी कस्टम ड्यूटी वगैरह उसने पे की होगी। इफ अमाउंट फाउंड रिफंडेबल रिलेट्स टू एक्सपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन गुड्स विच हैज रिटर्न टू द एक्सपोर्टर, ठीक है ना, एज ए एक्सपोर्टर, मान लो मैं एक्सपोर्टर हूं, है ना, ठीक है, और मैंने क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, पर गुड्स ही मेरे को रिफंड हो गया, ठीक है ना, वापिस मिल गया, रिटर्न हो गया, ठीक है ना, उस केस में भी
क्लियर है? तो मैं तो अपनी ड्यूटी वापस ले लूंगा ना। हाँ, जब एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं तो फिर काहे की एक्सपोर्ट ड्यूटी, समझ में आया? इफ अमाउंट रिलेट्स टू ड्रॉबैक, एक हम ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर पढ़ते थे, ठीक है ना, ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74 और 75 के केस में भी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ ड्यूटी और इंटरेस्ट वाज बोर्न बाय द क्लास, या कुछ ऐसे भी एप्लीकेंट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो नोटिफाइड हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर सकती है कि ये वे व्यक्ति हैं जिनको जो है, ये वे एप्लीकेंट है, ठीक है, जिनको क्या है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट करने के बजाय, ठीक है, इनको जो है इनका रिफंड मिल जाएगा, ठीक है ना। इफ ड्यूटी इज पेड इन एक्सेस बाय इंपोर्टर, ठीक है, बिफोर an order permitting clearance of goods for home consumption is made where such excess payment of duty is evident, ठीक है ना, मतलब इस तरीके का एविडेंस है कि मैंने एक्सेस ड्यूटी पे की है, ठीक है ना, इन दैट केस एविडेंस ड्यूटी का जो है बर्डन भी पास नहीं हुआ, इस तरीके की बात है, वही है कुल मिला के, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर ना एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, तो वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा हमें दिखा देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर इसके ऊपर, और ये पूरा का पूरा जो मैंने ऊपर लिख रखा नहीं, ये एज इट इज छापना था वैसा आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कब आया था? सीए फाइनल नवंबर 2022 में क्वेश्चन आया था। व्हाट आर द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 27 सब सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 इन विच, ठीक है ना, रिफंड ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट मे बी पेड टू द एप्लीकेंट, ठीक है ना। तो यही दोस्तों पूरा का पूरा आपको आंसर लिखना था, ठीक है ना, यही है। आप देख लो, ऊपर चलोगे ना, आप आओ देखो नीचे, ये देखो सेक्शन 27 सब सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है ना, ये एक्सेप्शंस हो गए, यानी कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें एप्लीकेंट को पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, रिफंड मिल जाएगा, ना कि वेलफेयर फंड में चला जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और स्टडी मैट क्वेश्चन नंबर 6 इसके ऊपर है। तो पहले पढ़ते हैं इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो, ठीक है ना, मैं एक इंपोर्टर हूँ, ठीक है ना, या मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, और मेरा रिफंड बनता है, ठीक है ना। अब मैंने जो है रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो ड्यूटी मैंने पे की है, क्या जो परचेजर है मैंने उससे चार्ज किया है, यानी कि मैंने बर्डन पास ऑन कर दिया है। अगर मैंने बर्डन पास ऑन कर दिया है, परचेजर से मैंने ड्यूटी चार्ज कर लिया है, तो फिर मुझे कोई हक नहीं बनता है, ठीक है ना, मुझे कोई हक नहीं बनता है ये रिफंड लेने का, क्योंकि रिफंड उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिसने ड्यूटी बोर्न की है, ठीक है। क्लियर है? तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट अनरिचमेंट लग जाएगा। अनजस्ट अनरिचमेंट का मतलब यही है, ठीक है ना, कि भाई किसी और के कोष पर आप रिच ना हो रहे हो, आप अमीर ना हो रहे हो, आपको फायदा ना मिल रहा हो, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो यहाँ पर सब कुछ यही लिख रखा है। आइए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट अनरिचमेंट क्या होता है? तो यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि मान लो मैं एक इंपोर्टर हूँ। मैं कौन हूँ? एक इंपोर्टर हूँ, और मैंने क्या किया दोस्तों? गुड्स इंपोर्ट किए हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, या इसी की तरह जैसे कि मतलब सिमिलरली एक्सपोर्टर लगा लो, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, कोई भी केस हो, ठीक है। और जो परचेजर है, ठीक है ना, जो परचेजर है उससे मैंने ड्यूटी ले ली है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो रिकवर होगी, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना, कि मैंने उसका बर्डन जो है ड्यूटी का वो पास ऑन कर दिया, आगे भेज दिया, ठीक है। क्लियर है? अब एज एन इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, यानी कि मैं इंपोर्टर हूं या एक्सपोर्टर से क्या ही फर्क पड़ता है ना। अब अगर एज जो भी ड्यूटी बनती है, ठीक है ना, अब मैं तो वो ड्यूटी में ले चुका हूं ना सामने वाले व्यक्ति से, तो अब मुझे नहीं लेनी चाहिए ना। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, डिपार्टमेंट क्या कहता है कि भैया अब डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट अनरिचमेंट लग जाएगा, जो ड्यूटी है ना ये आपको ना मिलके उस फंड में चली जाएगी जो मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ठीक है ना, उस फंड में चली जाएगी, क्योंकि यहां पर ये बोला गया है, ठीक है ना, नो पर्सन शुड बी एनरिच हिमसेल्फ एट कॉस्ट ऑफ अदर, किसी और की कॉस्ट पर आप एनरिच ना हो रहे हो, आप अमीर ना हो रहे हो, आप फायदा ना ले रहे हो। क्लियर है? इसलिए जो रिफंड है वो एक फंड होता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, डिपार्टमेंट वहां पे भेज देता है। क्लियर है? तो मुझे नहीं मिलेगा, यही बात बोली गई है, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन यानी कि स्टडी मेट के अंदर क्वेश्चन दे रखा है। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6, आइए स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑफ ड्यूटी। रिफंड ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, रिफंड ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है? जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना पूरा का पूरा, बस वही आपको आंसर
लिखना है। तो ये यहाँ से शुरुआत हो जाना, मीनिंग से यहाँ से लेके ये कहानी की तरह एकदम याद कर लेना आप इसको। जरूरी नहीं है कि एज इट इज, ठीक है ना, याद करो, रट्टा लगाओ, बस याद हो ही गया होगा साथ साथ में। और ये यहाँ तक चिपका देना है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लिख रखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या कहता है कि या तो आप एक इंपोर्टर हो या आप एक एक्सपोर्टर हो, या तो आप इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो या एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो, ठीक है ना। और फिर वो इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी आप सामने वाले से चार्ज भी कर चुके हो, यानी उसका बटन पास कर दिया है आपने, ठीक है ना। और फिर क्या कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो कि भैया रिफंड दे दो, ठीक है ना। तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बल्कि वो रिफंड क्या है, ठीक है ना, वो एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है, वहां पर क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि ये बात बोली गई है कि नो पर्सन शुड बी एनरिच हिमसेल्फ एट कॉस्ट ऑफ अदर्स। बोलो क्लियर है। और ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये ICAI के स्टडी मेट से, ठीक है ना, एग्जाम्पल है डायरेक्टली, और वहीं से ये दिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। स्टडी मेट का एग्जाम्पल है ये। इंपोर्टर यानी कि मैं, ठीक है ना, इंपोर्टर मान लो मेरे को, मैं एक इंपोर्टर हूँ। इंपोर्टर हैज इंपोर्टेड एन आर्टिकल, मैंने कुछ आर्टिकल इंपोर्ट किया है, ठीक है, विच हैज बिन वैल्यूड, उसकी वैल्यू क्या है, जो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है 1000 रुपीज है। द कस्टम ड्यूटी ऑन दिस आर्टिकल कम्स, ठीक है ना, और जो मैंने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वगैरह पे कर दी 250 रुपये बनती है। नाउ द इंपोर्टर एड हिज प्रॉफिट, उसमें मैंने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 250 रुपये का, और आर्टिकल बेच दिया है कितने रुपए, 1500 रुपये का, यानी कि 1000 रुपये का ये था, 250 रुपये उस पर ड्यूटी लगी और 250 रुपये प्रॉफिट ऐड करके टोटल 1500 रुपये हो गए हैं। 1500 रुपये में मैंने उसको बेच दिया है। नाउ द प्राइस चार्ज बाय द इंपोर्टर, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ द ड्यूटी एलिमेंट विच हैज बीन पास्ड ऑन टू द बायर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिसको मैंने बेचा है, यानी जिसने खरीदा है मुझसे, यानी परचेजर, उसको मैंने ड्यूटी का बटन पास कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि मैंने तो ड्यूटी उससे ले ली है, यही मतलब हुआ ना। If later on it is found that there was an error resulting in excess payment of duty, अगर मुझे लगता है फ्यूचर में कि यार मैंने तो गलती से ज़्यादा ड्यूटी पे कर दिया है, और वो जो ड्यूटी है दोस्तों वो मुझे रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बट मे बी सीन अबाउ, ठीक है ना, इंपोर्टर हैज ऑलरेडी कलेक्टेड, और जबकि मैं तो इंपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है ना, किससे, परचेजर से, यानी कि उसका बटन पास कर चुका हूँ। तो यहाँ पर डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता मुझे, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या करते हैं, उस रिफंड को, एक फंड होता है वहां पर क्रेडिट कर देंगे डिपार्टमेंट, जिसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड बोलते हैं, मुझे नहीं मिलेगा। समझ में आया, यही बात लिख रखी है, हो सकता है ये एज इट इज पूछ लें आपसे। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं, और ये एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको बोलते हैं एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसके अंदर ही एक्सेप्शंस क्या होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, अंडर सेक्शन 27 सब सेक्शन 2 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वही हमने पढ़ा था कि जिसमें पैसे जो है, ठीक है ना, किसमें कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट ना होके, ठीक है ना, डायरेक्टली एप्लीकेंट को मिल जाएंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज एक्सेप्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैंने दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टडी मेट में दे रखे थे। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर दोस्तों, और पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। एक सेक्शन होता है सेक्शन 27A, इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अब एज मान लो मैं इंपोर्टर हूं और इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी मैंने, एक्सेस है ना, और मैंने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अब डिपार्टमेंट को क्या है, 3 महीने का टाइम होता है, डिपार्टमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर मुझे रिफंड कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब जब उनको रिसिप्ट मिली, एप्लीकेशन मैंने फाइल की और डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिल गई, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर मुझे रिफंड कर देना चाहिए। अगर रिफंड नहीं करते हैं तो बिल्कुल उन्हें मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कहती है इंटरेस्ट का रेट 5% से लेकर 30% के बीच में वेरी कर सकता है, ठीक है ना। हालांकि फिलहाल जो है 6% रेट है दोस्तों इंटरेस्ट का, ठीक है ना, रिफंड के केस में अगर डिले होता है डिपार्टमेंट के द्वारा। क्लियर है? ओके, तो चलिए यही सब बातें यहाँ पे की गई हैं, और फिर इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या अगर डिपार्टमेंट 3 महीने के अंदर अंदर रिफंड के लिए जो मैंने अप्लाई किया 3 महीने के अंदर अंदर नहीं रिफंड कर पाता है, तो क्या डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? आंसर है यस, आंसर यस है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यस, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कितने महीने के अंदर अंदर रिफंड दे देना चाहिए डिपार्टमेंट को? 3 महीने के अंदर अंदर। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन लगाई, उनको जब वो एप्लीकेशन मिल गई वहां से 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ओके,
अगर नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, और इंटरेस्ट का रेट गवर्नमेंट कहती है 5% से 30% के बीच में हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो इंटरेस्ट का रेट एप्लीकेबल है अपने एग्जाम के लिए वो 6% है करेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है, ठीक है ना, कि ये जो इंटरेस्ट का रेट है 6%, ये कहां से हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, ये जो 3 महीने का टाइम एक्सपायर हो जाएगा ना, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, वहां से लेना है दोस्तों। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच ड्यूटी। आई होप क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पूरी कायनात सोच रही है कि आज मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड ना करूं, लेकिन हम रिकॉर्ड करके रहेंगे, है ना। देखो बाहर शोर शराबा कर रहे हैं, यहां कस्टम ड्यूटी पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द इंटरेस्ट इज पेड टू द एप्लीकेंट, ठीक है ना, इन केस ऑफ डिले रिफंड। बिल्कुल, अगर कस्टम अथॉरिटी, ठीक है ना, डिले रिफंड करती है, 3 महीने का टाइम होता है, तो सवाल है कि क्या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। इफ यस, बिल्कुल आंसर यस में। इफ यस, एक्सप्लेन द पीरियड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो बताओ कि उसका पीरियड क्या रहेगा। तो मैंने आपको बताया था 3 महीने का पीरियड रहेगा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, ठीक है ना, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, नेक्स्ट डे से 3 महीने एक्सपायर हुए, उसके नेक्स्ट डे से लेके टिल द डेट ऑफ रिफंड, ठीक है ना। यही पूरा का पूरा जो आंसर था दोस्तों, वही चिपकाना आपको, जो ऊपर लिख रखा था मैंने। आंसर हालांकि मैंने साथ में दे रखे स्टडी मेट के, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको साथ साथ में आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा कुल मिला के ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 यस लिख के कि हाँ जी यस आंसर में, या आप पहली लाइन शुरुआत करेंगे कि यस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद ये पूरा चिपका दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा सेक्शन 27A। चलते हैं आगे और एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी पॉइंट नंबर 6, मतलब सेक्शन नंबर 26। सेक्शन 26 की बात करते हैं। सेक्शन 26 क्या कहता है? रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहा है दोस्तों, इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। इन सर्टन केसेस, ठीक है ना, सर्टन केसेस। ये फोटो कई बार धुंधले हो जाते हैं या मुझे धुंधला दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब यहां पे कहता है क्या है, वेयर एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन एक्सपोर्टेशन ऑफ एनी गुड्स, सच ड्यूटी शैल बी रिफंडेड टू द पर्सन बाय हुम और हुज बिहाफ इट वाज पेड। इफ, कब, कुछ कंडीशंस है दोस्तों, ठीक है ना, इन केसेस में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल, मतलब गुड्स वापस कर दिया गया है मुझे, जो गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किया था ना, गुड्स ही वापस कर दिया, तो फिर तो वापस मिल ही जाएगा ना एक्सपोर्ट ड्यूटी। और गुड्स को या फिर 1 साल के अंदर अंदर री इंपोर्ट कर लिया, एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर एग्जाम, 1 साल के अंदर अंदर री इंपोर्ट कर दिया। और एप्लीकेशन लगानी है दोस्तों, याद रखना 6 महीने का टाइम है यहाँ पे एप्लीकेशन का, ठीक है ना। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है ना, और रिफंड की बात करते हैं तो 6 महीने का टाइम है एप्लीकेशन का, ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने ये नीचे कुछ लिख रखा है, ठीक है ना, ये स्टडी मेट में लिख रखा था, तो हो सकता है इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ ले, तो ये लाइन जरूर पढ़ा देता हूँ मैं एक बार आपको। देखो दिस सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ चलिए, दिस प्रोविजन कंपनसेट, ये कहता है दिस प्रोविजन कंपनसेट द एक्सपोर्ट ड्यूटी इन ए सिचुएशन वेयर, ठीक है, गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न बाय द बायर। इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले बना के, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था मुझे तो मैंने लिख दिया। आगे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर सेक्शन 26A के अंदर पूछ रखा है रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। पहले हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात की थी पिछले केसेस में, ठीक है ना, जिसमें 3 केस पढ़े थे हमने, ठीक है ना। रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंदर 3 केस पढ़े थे दोस्तों, कि जो गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किया है वही गुड्स वापस कर दिया गया, रिटर्न हो गया है, ठीक है ना, या फिर उसको री इंपोर्ट कर लिया गया 1 साल के अंदर अंदर, और एप्लीकेशन का टाइम था 6 महीने का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब यहां पर क्या है, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी की बात की गई है इन सर्टन केसेस, तो यहां पे कुछ कंडीशंस बताई गई है, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सी? गुड्स आर डिफेक्टिव नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, या तो गुड्स डिफेक्टिव है या जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, जो भी आपस में बात हुई थी उसके हिसाब से नहीं है। गुड्स आइडेंटिफाइड एज इंपोर्टेड गुड्स, गुड्स को आइडेंटिफाई किया गया है एज इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है ना, और कोई भी नो ड्रॉबैक्स क्लेम, ठीक है, किसी भी तरीके का अदर एक्ट्स के अंदर, ठीक है ना, मतलब अदर प्रोविजन के अंदर किसी भी तरीके का ड्रॉबैक क्लेम नहीं हुआ है। इंपोर्टर एक्सपोर्ट, ठीक है ना, गुड्स एंड आगे ये पूरा का पूरा ये पॉइंट से ध्यान रखने आपको पूरे के पूरे,
ठीक है, या तो हमने टाइटल ही छोड़ दिया है, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो गया है, इस तरीके की चीजें होगी है। तो ये सारे के सारे ना आपको कंडीशंस याद करनी है, चारों के चारों, बस ये पूछेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी मेट का देख लेते हैं एक बार, इसी के ऊपर दे रखा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। ये कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, एक बार वापस जाएंगे दोस्तों और देखेंगे। स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है, यही है, लेकिन स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 तो कुछ और है। तो इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर नहीं, इनमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है इसके ऊपर, 1 है क्या, नहीं 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ये है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4 है। वहां पे ना मैंने गलती से 5 लिख दिया है, आप लोग उसको 4 कर लेंगे, मैं नोट्स में इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग बस इस पॉइंट को क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि 5। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन 26A के ऊपर ऑफ कस्टम एक्ट 1962 प्रोवाइड्स रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड इफ गुड्स आर फाउंड डिफेक्टिव और आर नॉट एज पर डिस्कस द कंडीशंस। तो वो कंडीशंस लिख देना वैसे जो ऊपर हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम कॉन्सेप्ट्स करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस। चलते हैं आगे की तरफ। आई होप आप लोगों को मजा आ रहे होंगे एकदम, बिल्कुल चैप्टर बहुत डीपली करा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि भाई ऊपर ऊपर से हवा में उड़ा दिया चैप्टर कि चलो ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ऐसे नहीं, ठीक है ना। फिर एग्जाम में भी ये हो गया है, ये हो गया है, ऐसे ही करके फिर लगेगा कि चलो भाई कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम देते रहे, ठीक है ना। इसलिए ढंग से पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में बात की थी, 6 महीने का टाइम है, यहाँ पे भी 6 महीने का टाइम की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें ना एक बात है वो ध्यान रखनी है आपको, एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी सेल बी, इंपोर्ट ड्यूटी सेल बी मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम रेलिवेंट डेट। ये रेलिवेंट डेट है ना, ये रट्टा लगाना पड़ेगा दोस्तों आपको, क्योंकि ये रेलिवेंट डेट का भी क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो रेलिवेंट डेट का मतलब क्या है, स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। रेलिवेंट डेट अलग अलग सर्कमस्टांसिस में अलग अलग हो सकती हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ रेलिवेंट डेट किस किस सर्कमस्टांस क्या हो सकती है। तो 3 केस बता रखे हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3। इन केस ऑफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं आउट ऑफ इंडिया, तो रेलिवेंट डेट क्या हो सकती है, डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर मेक एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ, ठीक है ना, गुड्स अंडर द एक्सपोर्टेशन अंडर सेक्शन 51, ठीक है ना। मतलब कौन सी डेट होगी, जिस डेट पर प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, ऑर्डर पास करता है क्लियरेंस करने का या लोड करने का, ठीक है ना, एक्सपोर्टेशन के लिए गुड्स अंडर सेक्शन 51। तो ये ध्यान रखना। तो दूसरा होता है, ठीक है, रिलिक्विशमेंट ऑफ टाइटल इन गुड्स, ठीक है ना, मैं अपना टाइटल छोड़ रहा हूँ, डेट ऑफ रिलिक्विशमेंट, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इन केस ऑफ गुड्स बीइंग डिस्ट्रॉयड और रेंडर्ड कॉमर्शियली वैल्यूलेस, ठीक है, डेट ऑन सच, ठीक है, डिस्ट्रक्शन और रेंडरिंग ऑफ कमर्शियल वैल्यूलेस, ठीक है, तो जिस डेट पर डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये सब याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकली बन सकता है, क्योंकि ये सेम चिपकाना पड़ेगा हमें, तभी नंबर मिलेंगे। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 9 तो आ जाते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने भी स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे ना आप, उसका आंसर देखोगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो यही क्वेश्चन लिख रखे हैं इन्होंने कि रेलिवेंट डेट बताओ इन केसेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस उन्होंने खुद ही लिख दिया कि इसके केस में पहला यही था ना, 2 और 3 ही केस थे, और तीनों केस में इसने पूछ लिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कॉपी पेस्ट है बिल्कुल, ये दे देखो। अब इसमें क्या ही काट सकते हैं, अगर इसमें छोड़ेंगे कुछ तो भाई नंबर ही कटेंगे सीधा। तो 1, 2, 3 और यहाँ पे एज इट इज 1, 2 और 3, यही मैंने कराया, ठीक है। तो ना ये बस आपको कुछ चीज़ें होती है ना एकदम बिल्कुल फिक्स, तो ये वैसी टाइप की, ठीक है। चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन दोस्तों हम देखने वाले हैं। अब बात आती है, एक पेरिशेबल गुड्स होते हैं दोस्तों। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं गुड्स, है ना, ठीक है। तो भाई अब क्या है कि उस केस में, पेरिशेबल गुड्स के केस में रिफंड अलाउड नहीं होता है, वैसे ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है एमसीक्यू मकसद से भी, और स्टडी मेट में क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे रिफंड शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स, ठीक है ना। पेरिशेबल गुड्स के केस में डिपार्टमेंट कहता है नहीं भाई, इसमें कोई भी आपको, ठीक है, रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स ऐसे होते हैं जो आते आते हो सकता है खराब हो जाए, तो डिपार्टमेंट कहेगा फिर फायदा नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं इसमें आपको अलाउड ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसके ऊपर, देखो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये रहा। एक्सप्लेन वेदर द रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इज अलाउड इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। तो ठीक है, नहीं भाई क्लियरली मना है, ठीक है ना,
नॉट अलाउड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। देखेंगे तो 2 ही लाइन का आंसर है बस, ठीक है ना, 2 लाइन का आंसर देखो बस वही, तो आपको बस वही 1 लाइन लिख देनी, कुछ नहीं है, ठीक है। चले, तो ये होगा, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने दोस्तों। और हर चीज़ मैंने मार्क कर रखी कि स्टडी मेट में कहाँ पे क्या दे रखा है, कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ रेलिवेंट कंटेंट ही दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, रिफंड क्लेम कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर अपील, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने रिफंड के लिए क्लेम किया तो इसका मतलब ये नहीं मैंने अपील फाइल किया है, या मैंने अपील फाइल किया इसका मतलब ये नहीं कि रिफंड के लिए क्लेम किया है, ठीक है ना। ये बात बोली गई यहाँ पे। और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर एग्जाम, वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। इसके ऊपर एक केस लो भी है दोस्तों, ठीक है ना। प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2004 का केस है, 172 ELT 145 सुप्रीम कोर्ट का केस है दोस्तों। ये केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। इसके ऊपर क्वेश्चन भी दे रखा है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आए हैं इसके ऊपर, और साथ ही स्टडी मेट के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है। स्टडी मेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसके ऊपर। तो पहली बात आपको समझा दूं मैं कि ये है क्या, तो यहां पर क्लियरली लिख रखा है, अपील टू कमिश्नर, ठीक है ना, इज टू बी मेड विद इन 60 days, ठीक है ना, ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच पर्सन एग्रीव्ड। अब मान लो कोई व्यक्ति है, कोई ऑर्डर पास किया गया डिपार्टमेंट, उस ऑर्डर के एग्रीव्ड, मतलब वो उसके वो ऑर्डर के लिए वो कह रहा है कि भाई मेरे को अप्लाई करना है, अपील करनी है, ये ऑर्डर मुझे, ठीक है ना, मान्य नहीं है, मैं नहीं मानता इस ऑर्डर को, तो वो 60 दिन के अंदर अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कमिश्नर को, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे लिख रखी है। आगे कहता है, ऑन द अदर हैंड ए रिफंड क्लेम कैन बी फाइल्ड, ठीक है ना, या फिर ऑन द अदर हैंड क्या कर सकता है वो, ए रिफंड कैन क्लेम फाइल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द 1 year, वही फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्लियरेंस, और वही सब बातें लिख रखी है। हाउएवर, ठीक है ना, लेकिन ये कह रहा है क्या, ए रिफंड क्लेम कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट एज फॉर अपील, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड वो क्या कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो रिफंड क्लेम करता है तो वो अपील का सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ऐसा नहीं है। अपील अलग चीज है और रिफंड क्लेम अलग चीज है। ये सब बातें यहाँ पर एक केस के अंदर बोल रखी है, एक केस लो है दोस्तों, ठीक है ना। इन केस ऑफ प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का केस है। क्वेश्चन नंबर 7 भी दे रखा है स्टडी मेट का इसके ऊपर, और ये केस क्या कहता है ये नीचे सब कुछ डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। द ड्यूटी वाज असेस्ड ऑन इंपोर्टेड आइटम एंड द इंपोर्टर पेड द ड्यूटी अंडर द प्रोटेस्ट। Thereafter, the importer filed a claim for refund of the duty. In this matter, the Supreme Court ruled that, ठीक है ना, क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। Once an order of assessment is passed, ठीक है ना, duty would be payable as per that order, unless that order assessment has been reviewed under section 28 or modified, ठीक है ना, each an appeal that order stands, ठीक है ना, so long as the order of assessment stands the duty would be payable as per that order of assessment. A refund claim is not an appeal proceeding, ठीक है ना। आगे कहता है, the officer considering a refund claim can not visit an appeal, ठीक है ना, over an assessment made by the competent officer. The officer considering the refund claim can not also be review an assessment order, ठीक है ना। अब ये इतना जो चीजें दे रखी हैं, आप कहोगे कि यार सर ये क्या दे दिया है, तो इसका ना क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा हुआ है, ये रहा, ये क्वेश्चन इसी के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे क्या कहता है, कोई कंपनी है इसमें करके, इसमें सेल्स, ठीक है ना, इंपोर्ट वर बीइंग प्रोविजनली असेस्ड, ठीक है ना, पेंडिंग ए वेरिफिकेशन दैट डिपार्टमेंट वाज कैरिंग आउट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन द असेसमेंट वर फाइनलाइज, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि उससे पूछा गया कि आप 12 लाख रुपए पे कर दो भाई, ठीक है ना, विच, ठीक है भाई, आफ्टर 6 months अपॉन डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द वेरिफिकेशन रिपोर्ट टेकिंग द लीगल एक्शन, ठीक है, उसने क्या किया है, एक क्लेम फाइल किया है। उसका कहना है कि भाई जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना 4 लाख वही बनता है उसका, ठीक है, देयर वाज फैक्चुअल एरर वगैरह वगैरह। और पूछ क्या रखा है, व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम ऑफ द क्लेम डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द केस लो, तो वही केस लो पूछा गया है इसमें, है ना। 12 लाख का क्लेम मांगा उन्होंने कहा कि भैया रिफंड दे दो इतना, 12 लाख पे कर दिया उन्होंने, और 4 लाख रुपए कह रहे कि नहीं बनता इतना ही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं एक बार। आ ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही बता रखा है इसने कि एक्मे सेल्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फाइनलाइजिंग प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिक्वेस्टिंग पेमेंट ऑफ 12 लाख, दे डिड नॉट, ठीक है ना, कॉन्टेस्ट दिस ऑर्डर, ठीक है। आगे कहता है, बट मेड द पेमेंट, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, एंड अलाउड द अपील पीरियड फॉर 60 days टू लैप्स, ठीक है। आफ्टर अपील बिकम टाइम बार्ड दे फाइल्ड ए क्लेम फॉर रिफंड इन विच दे चैलेंज द ऑर्डर,
ठीक है ना, दिस वाज द बैकडोर मेथड ऑफ सीकिंग द रिलीफ अगेंस्ट द ऑर्डर, ठीक है ना, इट ऑल्सो आस्क्ड एन ऑफिसर ऑफ द सेम रैंक टू रिव्यू द ऑर्डर पास्ट, ठीक है ना, एंड इट sought टू bypass टाइम लिमिटेशन फॉर अपील बाय प्रेजेंटिंग अपील एज क्लेम फॉर रिफंड। सुप्रीम कोर्ट का जो केस है प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस लो, उसमें क्लियरली ये मेंशन है, ठीक है ना, कि अगर ये रिफंड क्लेम कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर एन अपील, इट क्लियरली यहाँ पर यही चीज बोल रहा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा चाहो तो अपनी सिंप्लीफाइड कर सकते हो, इस लैंग्वेज में 2-4 वर्ड छाट सकते हो, ठीक है ना, कि ये एक बैकडोर मेथड है, ठीक है ना, टाइम 60 डेज का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, 12 लाख का पेमेंट इसने एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ के भी आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट के केस लो का नाम जरूर याद कर लेना, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। 1 नंबर ये लगा लो, केस लो का ये हो जाएगा, है ना। तो चलिए आ जाते हैं, और यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों चैप्टर, और इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। 100% एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने चैप्टर करा दिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है ना, कि वीडियो आपको पसंद आया, क्या और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तरीके से रेगुलर बैच की तरह ही डीप में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आप पिछले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में मेरे वीडियो देखोगे तो डबल से भी ट्रिपल टाइम मैंने कर दिया है। अगर कोई चैप्टर 15 मिनट में किया था या आधा घंटे में किया था, तो अब वो चैप्टर 1-1.5 घंटे के अंदर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को डीपली करना जरूरी है, तो सभी तरीके के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं, ताकि पेपर में कुछ भी ना छूटे, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट भी नहीं किया अभी तक तो मैराथन देख लो 4.5 घंटे का, ठीक है ना। और मैराथन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट मैराथन देख लो, अपने मैराथन को प्रमोट कर रहा हूँ मैं, नहीं। आप मैराथन जब मेरा देखो, ठीक है ना, उस पर 30,000 व्यूज आ रखे हैं, ठीक है। 3 महीने के अंदर 30,000 व्यूज आ गए उसके ऊपर, और 4.5 घंटे का वीडियो है। आप एक बार उसके ना कमेंट देखना, उसके कमेंट देखना, 400-500 कमेंट आ रखे हो। कमेंट जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो उन कमेंट से पता लगेगा कि वो कितना रेलिवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एज ए सीए फाइनल स्टूडेंट, ठीक है ना, कोई भी सीए फाइनल स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा कहीं पे भी अननेसेसरी, राइट। वो वही कंटेंट देखेगा जो रेलिवेंट होगा। तो प्लीज़ आप एक बार उसको जरूर देखें, और सेट भी अगर क्लियर नहीं किया तो उसके थ्रू आप सेट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग, है ना। और कम्प्लीटली जो है मैं सोच रहा हूँ कि जब तक रिजल्ट आता है तब तक कम से कम ये सारे के सारे चैप्टर कस्टम्स के डल जाएं, है ना। और फिर उसके बाद मैं थ्योरी डालूंगा। थ्योरी के 9 चैप्टर होते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 नंबर पक्का दिलाएंगे, ठीक है ना। तो 20 नंबर पक्के हम कस्टम्स के कर लेंगे, 25 नंबर वो कर लेंगे 45, और फिर बाकी का पोर्शन करेंगे। कुछ लोग उल्टा पढ़ते हैं, पहले आईटीसी पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, वो फिर वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है ना। वो बड़े बड़े जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनमें तो उसमें क्या है ना कि अगर आप वहाँ से शुरुआत करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? कस्टम्स से शुरुआत करनी है दोस्तों। कस्टम्स पढ़ो, ठीक है ना, सारे नोट्स मेरे वाले निकाल लो, साथ में स्टडी मेट के क्वेश्चन कर लो। अगर किसी भी टीचर का कंपाइलर खरीद के बना दोगे उसके सारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपकी हेल्प कर दी मैंने यहाँ पे, है ना। तो पहले कस्टम पक्का कर लो, जैसे ही कस्टम पक्का हो जाता है मैं आपको थ्योरी का 9 चैप्टर दे दूंगा, ठीक है ना। वो थ्योरी के 9 चैप्टर, और वो 9 चैप्टर जो है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। 25 नंबर वो हो जाएंगे आपके पक्के, ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं ना, फिर वो प्रैक्टिकल चैप्टर अपने चलते रहेंगे आराम से, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से डीपली, ताकि हम उनको अच्छे से टाइम दे पाए, है ना। तो हम लोग छोड़ कुछ नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ पे अब ये कहना इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये कहना बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न के बारे में कुछ नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया, ये तो होता ही है ना कि 10-12 साल में एक आधी बार पेपर, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएं, जैसे ही वीडियो देख लें खुद से अपने हाथों से करें, ठीक है। और फिर जो भी कंपाइलर आपने परचेज कर रखा उसका कंपाइलर के सारे क्वेश्चन बना लो, सब हो जाएगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको जब आप रिवीजन करते हो, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं एक ही बार में निकल जाते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई है, तो हाईलाइटर से हाईलाइट करो, उसके ऊपर लिखो कि भैया इसमें थोड़ी दिक्कत आई है, उसको लिख लो अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।